गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज निबंध जो है राष्ट्र का स्वरूप, ये जो निबंध है इसका तीसरा दिन है। पहले 2 दिन में जो है मैंने आपको भूमि पर रहने वाला मनुष्य, जन, इन 2 चीजों के बारे में बताया था। इसके बाद आता है संस्कृति, जन की संस्कृति। किसी भी देश को व्याख्यायित करने के लिए कि ये देश ऐसा है, इस देश के लोग ऐसे हैं, तो उनकी संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है कि उसकी संस्कृति को जो है निर्वहन कर रहे हैं और उसकी संस्कृति को अगर इंग्लिश में कहें तो फॉलो कर रहे हैं। उनके जनजीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वो किस तरह से निक्षिप्त है, किस तरह से दिखाई देती है, इस चीज को हमें जानना होगा। तो यह कहने का मतलब यह है कि संस्कृति जो है वो कैसे है। तो जैसे मैंने कहा था आपको, लिपि, भाषा, लिपि, साहित्य, समाज, इन सब के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। याद रखिएगा, परिवर्तन होता है समय के साथ। समय के साथ परिवर्तन इसलिए होता है कि ज्ञान और विज्ञान का जो है नई नई चीजें पैदा होती हैं, आती हैं, और विस्थापन के कारण, विस्थापन का मतलब ये हुआ कि व्यक्तियों का जो है, जो जिस जगह पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है वहां से वो जो दूसरी जगह जाता है, वो या दूसरी जगह से जो हमारे पास कुछ लोग आते हैं, समुदाय के रूप में कहिए, व्यक्ति के रूप में कहिए, या समाज या धर्म के धार्मिक आधार पर आते हैं, तो उनके साथ जो उनकी संस्कृति आती है या हम अपनी संस्कृति जो लेके जाते हैं, उसका जो आदान प्रदान होता है, तो उसकी वजह से मिली जुली संस्कृति का उत्पन्न होता है। अब संस्कृति, ये हमारी संस्कृति हम कैसे पता करें? तो कहते हैं साहित्य, जो हमारा साहित्य लिखा गया है, हजारों सालों से लिखा जा रहा है। अगर पूरे भारत देश की बात करें तो पहले जो संस्कृत में लिखा गया है, द्रविड़, जो दक्षिण भारत के अंदर पहले तमिल के अंदर लिखा गया, तमिल भाषा। तमिल के बाद जो है फिर दक्षिण भारतीय जो अलग अलग भाषा है, या पूर्वी भारतीय अलग अलग भाषा है, या पश्चिमी भारत में जो अलग अलग भाषाएं हैं वो। तो संस्कृति का जो निरूपण, पल्लवन, या कहिए हमें जो कुछ पहले जो हुआ है, पिछले पूर्ववर्ती समय में जो कुछ हुआ है, चाहे वो आज से 50 साल पहले हुआ हो या फिर हजारों साल पहले, अगर उस समय के बारे में हमें जानना है तो साहित्य को पढ़ना ही होगा, उस समय के साहित्य को पढ़ना होगा। तो उसके अंदर जो है हमको साहित्य के अंदर उस समय की राज्य व्यवस्था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उसके अंदर जो हमको उस समय के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ करते थे, उससे उस समय के जो है खाना पीना, खान पान का तरीका, उस समय के बोलचाल का तरीका, भाषा जिसको हम कहते हैं, अलग अलग समाज के अंदर, क्योंकि समाज जो है वर्णों में और वर्गों में बटा हुआ था। अगर भारत की बात करें, या आर्यों के आने की बात कहिए, आर्यों के आने से पहले तो वर्गों में और वर्णों में बटा हुआ था। तो वर्ग और वर्णों के हिसाब से भी जाति भाषा होती है, याद रखिएगा। भाषा के अंदर परिवर्तन होता है, भाषा के अंदर जो है वो हमें निक्षिप्त दिखाई देता है, क्योंकि वर्ग के आधार पर और वर्ण के आधार पर, जिनको हम जाति पाति कहते हैं, उसके आधार पर बोलचाल की भाषा, बोलियों में फर्क है। उनके पूजने की व्यवस्था, मतलब किन देवी देवताओं को पूज रहे हैं, इसमें भी हमको दिखाई देता है। ये संस्कृतियां हैं। तो ये सब चीजें हमको साहित्य में दिखाई देती है। फिर कहते हैं कला में दिखाई देती है। कला, वास्तुकला है, याद रखिएगा, वास्तुकला, स्थापत्य कला है, जहां पर बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, बड़े बड़े किले बनाए गए, या जो कुछ बनाया गया उस समय के। अगर हम देखते हैं कि भाई आज से 3,500-4 हजार साल पहले मोहनजोदड़ो, जो आज तक्षशिला पाकिस्तान में, वहां पर जब खुदाई की गई थी तो पता लगा कि वहां की नागरिक व्यवस्था बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी नागरिक व्यवस्था थी। तो इसका मतलब है कि उस समय जो लोग रह रहे थे आज से 3,500-4 हजार साल पहले, वो नागरिक थे। नागरिक का मतलब एक सामाजिक रूप से उनके पास एक व्यवस्था थी। वो गवर्नेंस की कहे या शहर को चलाने की व्यवस्था, स्थापत्य कला की व्यवस्था, ये सब चीज थी। मतलब वो लोग आधुनिक भी थे और उस समय के आधुनिक भी थे और बहुत पढ़े लिखे भी थे। तो उनको मालूम था घर कैसे बनाने हैं, घरों के सामने जो नालियां होंगी वो किस तरह से बनानी है, वो नालियों का पानी कहाँ जाएगा, मतलब हर चीज की व्यवस्था उन्होंने, आज जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं,
तो आर्किटेक्चर को जो सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं वो उस समय भी जानकारी उनको उनको पूर्णतः ज्ञान था। सिर्फ मोहनजोदड़ो में नहीं, जहां भी, अगर हम अब इजिप्ट में चले जाएं, इजिप्ट में जहां पर पिरामिड्स बने हैं, आज से कम 3 से 4,000 साल पुराने, कुछ तो उससे भी ज्यादा पुराने। वो स्थापत्य कला का जो है एक अद्भुत नमूने हैं वो। लगता है कि मनुष्य ने ये क्या बनाया क्या। आश्चर्य होता है कि एक मनुष्य जिसके पास बहुत ज्यादा मशीन नहीं थी, उस समय उन्होंने कैसे बनाया। तो मतलब उस समय की स्थापत्य कला में उन लोग वो महारत थे, कहने का मतलब ये। तो कलाओं के अंदर जो है सिर्फ स्थापत्य कला ही नहीं आती, चित्रकला है, मतलब बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर निक्षिप्त है, वो सब चीजें। तो ये सब संस्कृति के अंदर जो है निक्षिप्त है, मतलब संस्कृति को बनाती है और बदलती भी है और आगे बढ़ाती भी है। फिर कहते हैं नृत्य। तो कला के अंदर जो है नृत्य भी आता है। हम अगर भारत देश की बात करें तो अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग नृत्य शैलियां हैं। मणिपुरी नृत्य शैली अलग है, कथकली अलग है, कुचिपुड़ी अलग है। ये तो पुरानी नृत्य शैलियां हैं। अभी अगर 300 साल पहले, 400 साल पहले कथक जो उत्तर भारत में, ये नई नई शैली है। तो मतलब जो है, या फिर उसके अलावा में लोक भाषा के अंदर, लोक गीतों के अंदर, या लोक जो आदिवासी लोग थे उनकी जो अपनी नृत्य शैली, उनको पर्टिकुलर जो है नाम भी, उनके अपने नाम है उनके। तो वो सब जो है नृत्य के अंदर अपनी भावनाओं को, अपनी संस्कृति को, अपने चीजों को व्यक्त करते हैं। अब जब हम ये देखते हैं कुचिपुड़ी हो, भरतनाट्यम हो, कथकली हो, मणिपुरी हो, ओडिसी हो, उनके अंदर है क्या? उनके अंदर ये कि पुराना साहित्य जो है, पुराने साहित्य के अंदर जो लोक गाथाएं हैं या फिर कहानियां हैं, उनको वो व्यक्त करते हैं उसके द्वारा, नृत्य के द्वारा एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो चाहे रामायण हो, महाभारत हो, या कोई और भी। वह आजकल तो जो है इन नृत्यों के अंदर जो है आधुनिक चीजों को भी व्यक्त किया जाता है। स्त्री से संबंधित विचार जो है उनको भी व्यक्त किया जाता है। तो स्त्री हो, दलित हो, या बहुत सारे जो विषय हैं आजकल के, उन इन नृत्यों के द्वारा सब चीजों को व्यक्त किया जाता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी भारतीय भाषा के अंदर जितने भी फिल्में बनती हैं, उनके अंदर गानों का होना बहुत जरूरी हो, गाने भी नृत्य के साथ, चाहे वो नृत्य हिंदुस्तानी नृत्य हो या सांस्कृतिक रूप से, या फिर क्लासिकल डांस जिसको हम कहते हैं वो हो, या फिर अलग अलग रूप हो, मतलब नृत्य वो कोई किसी भी रूप में हो, चाहे पाश्चात्य हो या पौरवात्य हो। मतलब भारत के अपने पुराने नृत्य शैलियां जो है वो, या अभी जो है अधुनातम, मतलब जो आजकल जो है नई नई नृत्य शैलियां आ रही हैं, उनको भी वो नृत्य शैली है ये एक तरह से। तो उसमें जो है अपनी अपनी संस्कृति हमको दिखाई देती है। अगर जब हम भारतीय नृत्य शैली के बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो हमको पता लगता है कि सांस्कृतिक, एक तरह से उन नृत्य शैलियों के अंदर सांस्कृतिक धरोहर छुपी हुई है। जैसे मैंने बताया कि पुराने जो पौराणिक खंड है, पौराणिक कथाएं हैं, उनको लेकर ये नृत्य शैलियां बनाई गई हैं, और उनको लेकर उन इस नृत्य शैली के अंदर उन्हीं को बार बार दर्शाते भी हैं। वो अलग अलग ढंग से क्यों ना दे, दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो संस्कृति, अपनी संस्कृति को उसमें व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पाश्चात्य नृत्य शैली के अंदर बात करेंगे तो वहां की बात वही हो जाती है कि वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो संगीत है, वहां के जो रूप है, वहां की जो शैलियां हैं, या वहां के जो विचार है, ये सब उनके द्वारा उसमें व्यक्त होता है। फिर कहते हैं गीत, जिसको हम संगीत भी कहें। तो साहित्य में गद्य भी है और पद्य है। पुराना साहित्य में जितना भी दिखाई देता है वो पद्य में दिखाई देता है। तो गीत और फिर संगीत। तो संगीत में जो है फिर दो तरीके के संगीत हैं। एक तो वोकल संगीत, जो मौखिक संगीत हम कहेंगे। एक इंस्ट्रूमेंटल संगीत जिसको हम कहते हैं, मतलब जो है वाद्य यंत्र के द्वारा जो संगीत उत्पन्न होता है। तो हमारे ध्वनि के द्वारा, हमारे गले के द्वारा जो संगीत उत्पन्न होता है, जो वोकल जिसको हम कहते हैं, वो शास्त्रीय संगीत है, भारत का शास्त्रीय संगीत। जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से कथकली है, तो कथकली के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत जुड़ा हुआ है, क्योंकि आख्यान तो उसको हमको ही बताने हैं। पौराणिक जो आख्यान है, जो कथा है, वो संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो लिखे गए, और फिर नृत्य के माध्यम से। ये तीनों चीजें मिली हुई, नृत्य भी मिला हुआ है, संगीत भी मिला हुआ है, गीत भी मिला हुआ है उसके अंदर, जो पद्य। तो तीनों के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमारी संस्कृति किस रूप में थी, किस रूप में है, और किस रूप में आगे बढ़े। और इसके अलावा आमोद और प्रमोद के जो है बहुत सारे रूप। अगर हम हिंदू समाज की बात करें, भारतीय समाज की बात, भारतीय का मतलब हुआ जिसके अंदर सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, वो एक अलग संस्कृति।
अगर केवल हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे जितने भी पर्व हैं हिंदू धर्म के, उगादि में जब प्रारंभ होते हैं वहां से लेकर दीपावली के अंत तक या उसके बाद तक जितने भी पर्व हैं हम देखते हैं प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और जितने भी धर्म हमारे त्योहार है वो सुख के साथ जुड़े हुए, दुख के साथ नहीं। एक क्योंकि मनुष्य भारतीय संस्कृति नहीं, सनातन धर्म के अंदर या मानेंगे हिंदू संस्कृति के अंदर ये कि जीवन के अंदर तो दुख है अपने आप में। तो जिस जिस जीवन के अंदर हमें दुख है वो जीवन के अंदर जो है हमें त्योहारों के रूप में, पर्वों के रूप में खुशियां मनानी है, आमोद प्रमोद खुशियां मनानी। तो इसलिए जो है जितने भी पर्व हिंदू धर्म के अंदर है वो सबके सब सुखमय पर्व है। आमोद और प्रमोद मतलब खुशियों के पर्व है, एक दूसरे से मिलजुल कर बैठकर आनंद मनाने का पर्व है। चाहे उगादि से प्रारंभ, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये पर्व जितने भी है प्रकृति से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए, एक आध दो पर्वों को छोड़कर कुछ जो है प्रकृति से जुड़े हुए जो हमें बार बार जो है जीवन के अंदर हर मास के अंदर, वो चाहे चंद्रमास हो, मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हो या अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, तो कोई ना कोई दिन या कोई ना कोई सप्ताह या कोई ना कोई महीना ऐसा है जहां पर हमको बड़े बड़े पर्व आ ही जाते हैं। और उसके माध्यम से जो है हम सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। तो ये मिलना, ये पर्व मनाना, ये त्योहार मनाना, ये अपनी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और उसके अंदर फिर नृत्यों का प्रदर्शन, गीत और संगीत का प्रदर्शन, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो गीत और संगीत, गीत का मतलब ये हुआ साहित्य, गीत का मतलब हुआ भाषा, गीत का मतलब हुआ लिपि। तो ये जितने भी चीजें हैं ये धीरे धीरे जो है जैसे जैसे बहुत धीरे धीरे बदलती भी है और परिवर्तन भी आता है, और कुछ चीजें उसमें जुड़ती भी जाती है, और कुछ चीजें जो है समय के साथ धीरे धीरे छूटती भी चली जाती है। तो ये सामाजिक रूप से हम क्या होता है कि हम एक नई संस्कृति, मतलब संस्कृति के अंदर परिवर्तन, संस्कृति के अंदर परिवर्तन के साथ अभिवृद्धि कहेंगे, मतलब प्रोग्रेस, अभिवृद्धि भी होता है। तो कारण यह है कि मनुष्य दो चीजों से बना है, एक तो शरीर और उसके अंदर आत्मा। तो आत्मा का जो रूप है या फिर आत्मा की जो व्याख्या है वो आनंदमय व्याख्या है। तो हम सामाजिक रूप से करते ये हैं, सांस्कृतिक रूप से करते हैं ये है मनुष्य। हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया इसमें, आमोद प्रमोद, संगीत, गीत, कला, नृत्य, साहित्य, इन सबके बाद जो है फिर कलाओं के अंदर पाक कला का भी वर्णन है। खाना, खाना पकाना, खाने का तरीका, खाने में किन किन चीजों को हम डाल रहे हैं, किस तरह से खाना पका रहे हैं, एक ही वस्तु को अलग अलग ढंग से किस तरह से पकाया जाता है, ये पाक कला के अंदर है। पाक को मतलब खाना पकाने एक कला है। आजकल तो जो है शेफ होते हैं बड़े बड़े होटलों में, या फिर उनके कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो पूरे देश के अंदर राजस्थान के अंदर मारवाड़ है, मेवाड़ है, अलग अलग जगह है। तो वहाँ का खाने का तरीका, अगर हम गुजरात चले जाते हैं तो गुजरात के अंदर जो है सौराष्ट्र है, कच्छ है, उत्तर गुजरात है, दक्षिण गुजरात है, तो वहाँ की खाने की परिस्थितियां, खाना, और वहां पर जो लोग बाहर से आए उन लोगों का खाना, मतलब विविधता जो खाने के अंदर जो है, पाक कला के अंदर जो विविधता है, वो अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वो अलग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का खाना, मकई की रोटी और सरसों के साग, उसके साथ घी और छाछ का बड़ा सा ग्लास, गांव में रहने वाले। और उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, ग्वार की रोटी, उसका जो है ग्वार की फली की सब्जी और थोड़ा सा जो है प्याज, काफी है किसान के लिए। ग्वार की फली का जो है सब्जी बनाई और मकई की रोटी या फिर ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी और उसका थोड़ा सा प्याज। अगर हम बिहार में चले जाएं तो वहां पर सत्तू जो है गेहूं से बना होता है। जब लोग यात्रा के लिए निकलते थे उस समय सत्तू को लेकर निकलते थे। वो पानी में घोल के पी सकते हैं, दूध में घोल के पी सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो मुंह में फाँक तो सकते हैं। फाँक लिया, चबा लिया, पेट भर जाएगा। उसको घी के अंदर भून कर उसमें थोड़ा सा शक्कर डालकर, शक्कर तो पहले नहीं हुआ करते, बूरा हुआ करता था, उसको डालकर या फिर क्या कहते हैं अपने गुड़ के टुकड़ों को डालकर थोड़ा सा नमक मिलाकर पोटली बांध ली, बस खत्म हो गई। खाना भरपूर जो प्रोटीन से युक्त है, कैल्शियम से युक्त है, जिसके अंदर सभी कुछ है, उसको लेकर वहां पर। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं फिर वो डोसा, इडली, वड़ा,
अलग अलग उपम, पुट्टू, पुट्ट जिसको केरला में बोलते हैं, मतलब अलग अलग विविध विविध तरीके। गुजरात चले जाएं तो वहां पर सेब वगैरह जो तली हुई चीजें, वहां के व्यापारी व्यापार करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते थे। तो खाने को किस तरह से अपने साथ लेके जाए जो खराब भी ना हो और बहुत दिन तक बना भी रहे और जिससे हमारा पेट भर जाए। तो वहां पर जितनी भी तरीके की रोटियां बनाई जाती हैं वो रोटियां इस तरह से बनाई जाती हैं, खराब नहीं हो सकती, खराब नहीं होती, 10-10 दिन तक खराब नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पाक का कला एक ये भी है संस्कृति के अंदर। मनुष्य ने जब पहली बार खाना बनाया होगा तो उसका सोचना अलग था, उसने किस तरह से बनाया होगा। उसके बाद फिर उसने उसकी प्रक्रिया को बदला, प्रक्रिया को बदला, उसके अंदर नवीनता जुड़ती चली गई, रोचकता जुड़ती चली गई। फिर उसने सोचा कि इस चीज को इस तरह से बनाया जाए तो कैसे बनाएं। अगर हम बिहार बंगाल में चले जाते हैं वहां रसगुल्ला जो फेनी से बनाई जाती है, पता लगता है जब हम इसको ढूंढने के लिए निकलते हैं इसका मूल कहाँ से हुआ, तो पता लगा रात में किसी कारण से जो है दूध फट गया था। तो दूध को, फटे हुए दूध को अब रसोईया है जो खाना पकाने वाला, वो कैसे उसको उसका करे क्या, उसका करे क्या, दूध तो फट गया। तो फिर एक नई चीज उसके अंदर से उत्पन्न हुई कि रसगुल्ला, रसगुल्ला जिसको हम कहते हैं वो बनाया। तो उसके अंदर परिवर्तन, उसके अंदर फिर जो है कुछ चीजें मिली, फिर उसके अंदर जो है नए जो है प्रयोग किए गए। तो जितने भी भारतीय मिठाइयां हैं तो उनके अंदर प्रयोग है अलग अलग ढंग से। जितने भी मिठाइयां बनती हैं 70 से 80% मिठाइयां दूध से ही बनती हैं। तो प्रयोग ही प्रयोग, आप देखिए एक ही दूध से बनी हुई मिठाइयां, अलग अलग स्वाद, अलग अलग रूप। तो एक पाक कला है, याद रखिएगा। फिर हम अलग अलग, जैसे नागालैंड है, असम है, अगर हम वहां चले जाएं तो हमें पता लगता है कि कितने कितने हिंदुस्तान इतना बड़ा है। और इस हिंदुस्तान जिसकी हम महान संस्कृति, भारतीय संस्कृति के रूप में जानते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कितनी सारी उप संस्कृतियां हैं। और उन उप संस्कृतियों के कारण जो है उनका अपना पहनना ओढ़ना, कपड़े कपड़े का तरीका, जैसे मैंने कहा कला, कला के अंदर पाक कला भी आता है। फिर जो है अपने क्या कहते हैं कपड़ों का जो अपनी एक कला है, वस्त्र कला, ये भी हमें दिखाई देता है। तो ये सब चीजें जो है अगर साड़ी के रूप, साड़ी जो हम पहनते हैं 6 गज की या 9 गज की, उसके जो 1000 रूप मिल जाएंगे आप। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से वो है। तो 6 गज की साड़ी उसको अलग अलग ढंग से लोग पहनते हैं, अलग अलग ढंग से उसको प्रयोग करते हैं, उसके अलग अलग रूप मिल जाते हैं हमें। तो ये वस्त्र कला के अंदर आ जाता है। फिर उसमें जो है वस्त्र कला के अंदर प्रिंटिंग है और नई नई चीजों पर उस पर प्रिंट करना, बनाना। हम देखते हैं कि बनारस की साड़ियां अलग हैं, कांचीवरम की साड़ियां अलग हैं, पोचमपाड़ की साड़ियां अलग हैं। मतलब भारत के अंदर जो है आप कहीं भी चले जाइए तो वहां की अपनी जो है कपड़ों, वस्त्र कलाएं, और वस्त्र कला पर जो है फिर वो जो पेंटिंग जिसको हम कहते हैं प्रिंट किया जाता है, वो एक अपनी अपने आप में अद्भुत सी कला है। और उसमें जो है अपनी संस्कृति को प्रिंट प्रिंट में जो अपनी संस्कृति को दर्शाना, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी भी चीज को प्रिंट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम आदिवासी छत्तीसगढ़ इलाके में, बस्तर के इलाके में जाएंगे तो जब आदिवासी अपने घर बनाते हैं मिट्टी से, वहां पर ईंटों का और सीमेंट का प्रयोग नहीं होता। झोपड़ियां जो बनाई जाती हैं मिट्टी से, जो बनाई जाती है गारे से, मिट्टी के गारे से जो बनाई जाती है, तो जब वो बनाते हैं तो उसके बाद जो है फिर जो है घर के बाहर जो है वो लीपते हैं, वो दीवारों को जो है गेरुए रंग से लीपने के बाद फिर जो है सफेद जो रंग होता है, वो रंग जो है हम जो पेंटिंग करते हैं वो रंग नहीं, वो चावल को भिगो कर जो है फिर उसको जो है पीस कर उसके अंदर गम मिलाते हैं। गम मतलब जो एक तरह का होता है जो गुलमोहर के पेड़ से निकलता है, उसको मिला के, मतलब स्थानीय जो भी चीजें उसके अंदर जो रंग है वो अलग अलग रंग है, उससे मिलाकर, अगर सफेद है तो सफेद। उसके बाद जो है वो धीरे से उकेरते हैं। वो उस जो उकेरा जाता है, वो जो मूर्तियां उकेरी जाती हैं या फिर वो फूल पत्ते या पक्षी उकेरे जाते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है जो वहां पर उन्होंने देखा या समझा या जाना है, जिस प्रकृति से वो रह रहे हैं, जुड़कर रह रहे हैं, उन सब चीजों को उन घरों पर जो है उकेरते हैं, जो मिट्टी के घर। और उसके ऊपर जो घरों पर जो छत बनाई जाती है, वो छत जो है आज हमारे जो मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में जो छतें, वो नहीं, उनकी छतें अलग हैं। वो घास फूस से बनी हुई छतें जो हर साल बदल दी जाती हैं। और वो प्रकृति से जुड़ी हुई, इसलिए रूम ठंडे भी रहते हैं। प्रकृति के साथ जो है वो अपना अपना वातावरण बदल लेती हैं। आज हम जब आधुनिक घर बनाते हैं, फ्लैट वगैरह बनाते हैं, तो हमको गर्मियों में इतनी भयंकर लगा होती है कि हमको एसी लगाना पड़ता है।
वहां उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हर चीज जो है हमारे यहाँ, चाहे साहित्य हो, कलाओं के अंदर वस्त्र कला है, पाक कला है, स्थापत्य कला है, बहुत सारे नृत्य है जो अलग अलग ढंग है। नृत्य के साथ क्योंकि संगीत जुड़ा हुआ और गीत जुड़ा हुआ ये भी है। और हमारे जितने भी पर्व हैं, चाहे वो हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, या क्रिश्चियनिटी के हो, या अलग अलग धर्म के मानने वाले जितने भी हम लोग हैं, हम जो पर्व मनाते हैं तो उन पर्वों के अंदर आमोद और प्रमोद मतलब खुशियां हम ढूंढते हैं। और खुशियां ढूंढते हैं सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं। व्यक्तिगत रूप से हम त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, ठीक है, पर उसके अंदर फिर समाज आ जाता है। वो समाज और व्यक्ति से जुड़ने के बाद फिर जो संस्कृति का उद्भव होता है या विस्तार होता है, उस काम को हम देखते हैं। तो गांव और जंगलों में स्वच्छंद मतलब जो जन्म लेने वाले लोकगीत हैं, जैसे मैंने बताया था, तारों के नीचे विकसित हुई। उन लोक कथाओं के अंदर है क्या? प्रकृति की बात की गई है, पशु और पक्षियों की बात की गई, व्यक्ति की अपनी बात की गई है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। ये अनंत आकाश के अंदर जो चांद तारे से दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अपना तादाद में उन्होंने स्थापित किया। तो ये जो है हमको मिलता है, जहां से आनंद का जो है भरपूर हमें साथ प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि यही एक राष्ट्र की जो है संस्कृति का स्वाभाविक रूप है। याद रखिएगा, संस्कृति का जो स्वाभाविक रूप है यही हमको दिखाई देगा। यहीं से हमको प्रारंभ होता है कि जहां पर ये समझिए, जैसे मैंने आपको 2 दिन से पढ़ा रहा हूं कि संस्कृति के अंदर परिवर्तन और प्रगति ये दोनों चीज चलती रहती है। तो वहां पर होता ही है कि पौराणिक जो पुरानी कलाएं हैं या पुरानी चीजें हैं वहां पर, और जो नई चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं, इनके अंदर तादाद में स्थापित करना होता है। इनके अंदर एक संपर्क स्थापित करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी नई चीज को लेते वक्त पुरानी चीजें पूरी की पूरी तरह से छोड़ दें या फिर खत्म करके हम नई चीज पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं। पुरानी चीजों के अंदर जो अनावश्यक चीजें हैं वो भी धीरे धीरे बदलाव आता है। अब हम देखते हैं कि जब आज हमारे जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, उन पर्वों के अंदर जो है पहले एक तारतम्य बना हुआ करता था। मतलब जो है, अगर 2 दिन का पर्व है, 3 दिन का पर्व है, तो घर के सभी लोग मिलकर मनाते थे। मिलकर मनाने का मतलब उसके लिए उपयोग करने की जो भी चीजें हैं वो खुद घर में बैठकर मनाते थे। वो खाने की वस्तु हो या बंधनवार वगैरह, जो घर को सजाने के लिए जो वस्तुएं आती हैं, वो खुद बना प्रकृति से वस्तुएं लेते थे, हम उनको जोड़ते थे और फिर घरों को सुंदर रूप से सजावट करते थे, सजाते थे। आज जो है समय नहीं है। आज जो है एक हम जो कहते हैं परिवार टूट रहे हैं। एक जो बड़ा परिवार हुआ करता था वो धीरे धीरे टूट रहे हैं, टूट कर जो है परिवार एकाकी हो रहे हैं, जहां पर पति पत्नी और बच्चे, बस अगर बच्चे हैं तो वो। तो इन टुकड़े हो रहे हैं परिवार के, बिखर रहे हैं परिवार। तो परिवार के साथ जो ये संबंधों के साथ साथ ये जो आमोद प्रमोद के जो साधन है, ये भी धीरे धीरे इनके अंदर परिवर्तन आ गया। पहले घरों में जब गणपति की पूजा हुआ करती थी, घर में बैठकर खुद जो है गारे की मिट्टी से खुद घर में लोग बनाकर उसकी स्थापना करते थे। अब हमारे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो बाजार इसमें आ गया है। बाजार की अपनी अपनी संस्कृति है, जो मैं अगले जो लेशन जो निबंध है जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन, वो मैं आपको पढ़ाते वक्त समझाऊं कि बाजार कहाँ कैसे व्यक्ति के जीवन में, समष्टि के जीवन के अंदर आता है। हाँ, तो वहां मैं अब विस्तार से समझाऊंगा, तो यहाँ मैं आपको समझा दूं। तो जितने भी हम ये देखते हैं कि चीजें वहां पर जो है हमको आजकल रेडीमेड, जिसको मतलब तैयार की गई वस्तु, पहले जो है मिठाइयां जो है घर में बनाई जाती। अब जैसे समझिए कि आजकल जो है गणपति का पर्व चल रहा है, तो महाराष्ट्र में चले जाइए तो पेड़ा बनाते हैं और घर में मोदक बनाते हैं, क्योंकि सबसे प्रिय जो गणेश जी का भोजन है वो मोदक, जिसको हम लड्डू भी कहते हैं या पेड़ा भी कहते हैं। मोदक मोदक जो है मराठी में मोदक कहा, संस्कृत में मोदक कहा जाता है, मराठी में उसको मोदक कहते हैं, जो बनाया जाता है। तो अब इस समय परिवार टूट रहे हैं, एकाकी परिवार हो, तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है कार्यों में अपने अपने कामों में मग्न है, तो समय नहीं है, तो क्या करें? तो फिर ये करते हैं कि जो मोदक पहले घर में बनाकर सवेरे सवेरे बनाकर जो है गणेश जी को समर्पित किया जाता था भोग के रूप में, अब जो है हम जाके मार्केट से खरीद के लेके आए, मतलब जो इसको
मिष्ठान भंडार जिसको बोलते हैं, स्वीट हाउसेस, वहां जाकर खरीद कर लेके आ जाते और भगवान को जो है दे दिया जाता है। तो मूर्ति भी वही बनी बनाई मूर्ति जो मार्केट में मिल रही है वो लेके आकर, मतलब हर चीज, हर वस्तु, हर वस्तु। तो इस तरह से जो है समय के साथ, परिवर्तन के साथ प्रगति भी और परिवर्तन दोनों होता है संस्कृति के अंदर, मनुष्य के, मतलब मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में, और जैसे जैसे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे ही जो है ये व्यक्तिगत जीवन जो है समष्टिगत जीवन के अंदर सांस्कृतिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तन होता है। हमें महसूस तो नहीं होता है पर हमारे अपने खुद के जीवन के अंदर 25-30 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, आज जाकर ऐसा हो गया। तो ये परिवर्तन जो है एक कालखंड है, एक लंबा सा कालखंड होता है। तो परिवर्तन और प्रगति मतलब वस्तुओं को, चीजों को और मान्यताओं को देखने का, समझने का एक दृष्टिकोण बदल जाता है। तो यही संस्कृति है, याद रखिएगा। तो संस्कृतियां जुड़ती जाती है, भारतीय जो भारत से बाहर से अलग अलग देशों से आई हुई जो संस्कृतियां हैं वो जुड़ती चली जाती हैं इसके अंदर। अब एक बताऊं, मैंने जैसे आपको पाक कला की बात की, तो हिंदुस्तान के अंदर जब कलकत्ता में पहली बार चाइनीज आए, चाइना के लोग, तो उन्होंने चाइना के नूडल लेके आए। नूडल हमारे पास पहले था ही, तो चाइनीज नूडल जिसको कहते हैं। आज जो है आप भारत में कहीं भी किसी कोने में चले जाइए, गांव गांव में तो नहीं, शहरों में, बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, उसका एक चाइनीज नूडल का एक दुकान कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी, मतलब होटल के लिए खाना। हाँ, उसका जो है उस चाइनीज नूडल का भारतीयकरण कर दिया गया है, पूरी तरह से भारतीयकरण। जैसे मैंने कहा संस्कृति के अंदर परिवर्तन, जो चीज वहां से निकली चाइना से आज से 300 साल पहले कलकत्ता पहुंची, वो शुद्ध रूप से चाइनीज थी, पर जब हिंदुस्तान के अंदर पहुंची तो हिंदुस्तान के लोगों ने उसको खाना तो पसंद किया, बस उस रूप में नहीं जिस रूप में वहां से आई। अब देखते हैं कि नाम ही रह गया चाइनीज, बाकी सब कुछ इंडियन है, भारतीय। तो ये परिवर्तन याद रखिएगा, दो संस्कृतियों के अंदर परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ, वहां से जो लोग चीजें आई हैं उसके अंदर हमने अपनी क्या चीज मिलाई, हमने उसके अंदर कौन सा रंग रूप मिलाया, हमने उसके अंदर अपनी सोच, अपने विचार मिला दिए और उसको अपने हिसाब से बदल दिया। नाम तो वही रहे, चाइनीज नूडल। आप जाइए नूडल्स के जो भी नाम तो चाइनीज होंगे, बनाने वाले चाइनीज तो नहीं होंगे, वो हिंदुस्तानी होंगे जो नेपाल से आए हों या मणिपुर से आए हों, उनका चेहरा मोहरा जो थोड़ा बहुत मिलता है उसके लिए, पर उसका हमने पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया। तो संस्कृति के अंदर इस तरह से बदलाव आता है, जैसे मैंने कहा, आपको बताया। भारत की मैंने बात की, जैसे इडली, डोसा, वड़ा है, ये सब चीज दक्षिण भारत से उत्तर भारत और पूर्व भारत और पश्चिम भारत तक पहुंची और वहां से चीजें यहाँ पहुंची। तो आदान प्रदान मतलब व्यक्ति जब एक देश से दूसरी जगह जाता है, विस्थापित होता है या जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो युद्ध का कारण हो, जमीन के लिए हो, जोरों के लिए, स्त्री के लिए हो, धन के लिए हो, उद्योग, नौकरियों के लिए हो, मतलब किसी भी कारण से जाता है तो अपने साथ अपनी चीजें लेके जाता है, फिर वहां रहने के बाद जो है वहां की चीजें ग्रहण करता है और फिर वो मिक्स जो है सांस्कृतिक जोड़ा। तो ये चीजें हम आपको वहां को दिखाई देती। तो ये जो है एक तरह से राष्ट्र के अंदर संवर्धन भी होता है, संवर्धन भी होता है। अगर हम ये बात मानकर चलते हैं, नदी का पानी जो है प्रवाह में होता है, इसलिए सभी पशु पक्षी जो भी है या फिर मनुष्य उसको पीता भी है, क्योंकि प्रवाह में है इसलिए स्वच्छ है। अगर हम तालाबों में जाएं जहां का पानी बरसात में गिरा, पानी आया, रुक गया और फिर बहता नहीं है, क्योंकि तालाब तो बहते नहीं है, तो होता ये धीरे धीरे जो है तालाब का पानी जो है समय के साथ जो है वो जो है उसके अंदर काई बनती चली जाती है, उसके अंदर जो है गंदगी बननी शुरू हो जाती है, वो जो पीने लायक नहीं होती। पशुओं और पक्षियों के लिए पीने लायक तो होती है, पर मनुष्य उसको पी नहीं सकता, नहीं पी पाता, नहीं पी ही सकता वो। तो जो संस्कृति, जो देश, जो परिवार, जो व्यक्ति या जो समाज या जो धर्म, जाति कहें, वर्ग कहें, मतलब जो भी है, हम क्योंकि व्यक्तियों को, हम जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग अलग हिस्सों में बांट कर चलते हैं, वो चाहे धर्मों के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, रंग रूप कलर के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, साहित्य के, कलाओं के आधार पर हो, जब हम बांट कर देखते हैं, अगर उनके अंदर परिवर्तन और प्रगति न, परिवर्तन और प्रगति दोनों चीजें होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो वो धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ होता है, सड़ जाता है। सड़ने का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर ये समझिए कि नदी का पानी बह रहा है इसलिए अपने आप में स्वच्छ है, तालाब का पानी बहता नहीं है इसलिए धीरे धीरे सड़ता सड़ता जाता है, काई पैदा हो जाती है उसके अंदर, और उसके अंदर फिर रोग पैदा होते हैं, अलग अलग कीटाणु विषाणु पैदा हो जाते हैं जो हम पी नहीं सकते उस पानी को, और धीरे धीरे वो पानी सूखता भी जाता है। अगर गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ी, गर्मी,
तो धीरे से तालाब सूख जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब यही है कि संस्कृति के अंदर, समाज के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर, चाहे वो किसी रूप में, अलग-अलग रूप में, मैंने जैसे बताया, तो उसके अंदर परिवर्तन और प्रगति दोनों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आज हम ये सोचकर बैठे, आज हिंदुस्तानी या भारतीय, कि नहीं हमें भारत की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें पुराने समय के हिसाब से चलना और सोचना है, तो आप जो है उल्टे पैर चल रहे हैं। पैर के जो पैर है वो आगे के लिए बने हैं, याद रखिए कि आगे चलने के। और हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं चाहते और प्रगति नहीं चाहते, और हम सोचेंगे कि नहीं पुरानी चीज़ें जो हैं वो सही हैं, तो हम उल्टे पैर चल रहे होते हैं। जब उल्टे पैर चल रहे होते हैं क्योंकि आँखें पीछे नहीं तो गिरेंगे, नष्ट नाश को प्राप्त होंगे, दुःख मिलेगा हमें। क्योंकि आँखें और पैर दोनों सामने की तरफ, दोनों सामने की तरफ आगे चलने के लिए। तो आगे चलने का मतलब ये है कि परिवर्तन, आगे चलने का मतलब ये है प्रगति, आगे चलने का मतलब ये है कि विचारों के अंदर आदान-प्रदान। तो आपको मैं समझता हूँ कि ये निबंध जो है राष्ट्र का स्वरूप 3 दिन जो मैंने कंटिन्यू पढ़ाया, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। और जब भी कोई आपको संशय हो तो मुझसे पूछ लें और उस संशय का मैं निवारण करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।